श्रोताओं नमस्कार। कोविड-19 पर आधारित इस विशेष कार्यक्रम में आज एक बार फिर मैं दीपेंद्र सिवाच। कोरोना संकट काल और हमारे साहित्यकार क्रम में आज के हमारे मेहमान हैं राजकीय महाविद्यालय में प्राध्यापक और युवा आलोचक डॉक्टर रमाकांत रॉय। और आपसे बातचीत का विषय होगा हिंदी गद्य में महामारियां और कोरोना काल में हिंदी गद्य। श्रोताओं, हम अभी भी कोविड-19 वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं। अब केवल भारत में ही इससे संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 2 लाख से अधिक हो गई है। इससे बचने के लिए हमने लगभग 2 महीने का लॉकडाउन रखा, जिससे हमारी गतिविधियां स्थगित रहीं, या यूं कहें कि जीवन ही स्थगित हो गया। लेकिन जीवन को अनंत समय तक तो स्थगित नहीं किया जा सकता, तो हमने लॉकडाउन खत्म किया, बंधन ढीले करने शुरू किए और इस क्रम में अनलॉक 1 लागू किया। अब जीवन धीरे धीरे ही सही पटरी पर लौटने लगा है, लेकिन खतरा जस का तस है और निसंदेह ये कोरोना काल एक बड़ी मानवीय त्रासदी है। लेकिन मानव इतिहास की ये एकमात्र त्रासदी नहीं है। ऐसी त्रासदियों को मानव झेलता आया है और वे साहित्य में दर्ज भी होती रही हैं। लेकिन कब, कहां और कैसे, इस बारे में जानने के लिए आइए बात करते हैं युवा आलोचक और प्राध्यापक डॉक्टर रमाकांत रॉय से। डॉक्टर रमाकांत राय, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, बहुत धन्यवाद आपका। मानव जाति पर एक बड़ा संकट है। एक साहित्यकार के रूप में आप जो ये कोरोना पैंडेमिक है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरे होश संभालने के बाद तो यह पहली ऐसी महामारी है जिसने हम लोगों का जीवन इस तरह से अस्त व्यस्त कर रखा है। मैं जब इतिहास में भी पलट करके देखता हूँ तो देखता हूँ कि इस तरह से पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाली कोई महामारी इस तरह से नहीं आई है जो हम लोगों के ज्ञात इतिहास में है। कुछ कुछ जगहों पर दुनिया के तमाम ऐसे हिस्सों में महामारियां आया करती थी और लोगों के जान माल को नष्ट करती थी, लेकिन ये पहला ऐसा अवसर हम लोगों के जीवन में आया है जब पूरी दुनिया एक ऐसे विषाणु से प्रभावित है जिससे हम सब लोगों का जीवन ठप पड़ गया है। तो इस पहलू को देखते हुए ये बात समझ में आती है कि ये महामारी हम लोगों के लिए बहुत बड़ा संकट है। क्योंकि आप एक साहित्य के अध्येता हैं और कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और वो अपने समय को रेखांकित करता चलता है। तो इससे पहले जो महामारियां आई हैं उनका उल्लेख हमारे साहित्य में है और खूब है। खासतौर से मैं हिंदी साहित्य की बात करूंगा तो हिंदी साहित्य ने जो पहली ही आत्मकथा लिखी बनारसी दास जैन ने अर्धकथानक के नाम से, तो उस आत्मकथा में भी उन्होंने एक महामारी का उल्लेख किया है जिसमें वो बुरी तरह से उससे प्रभावित हो गए थे और उनके मित्र ने उनको बचाया था। इसके बाद आप देखें तो हिंदी की जो पहली कहानियों में गिना जाता है मास्टर भगवान दास की कहानी प्लेग की चुड़ैल, उस प्लेग की चुड़ैल वाली कहानी का शीर्षक ही प्लेग जैसी महामारी पर केंद्रित है। यह कहानी 1902 में प्रकाशित हुई थी। और इसके बाद आप देखें तो 1896 में एक बीमारी प्लेग का प्रकोप पूरी दुनिया में हुआ था। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे तो उस दौरान उन्होंने इस महामारी को बहुत नजदीक से देखा था, जिसका जिक्र अपनी बहुत प्रसिद्ध छोटी पुस्तिका हिंद स्वराज में भी करते हैं और अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में भी। आप देखेंगे कि हिंद स्वराज में वह जब रेलगाड़ियों और उस जैसे तेज चलने वाले वाहनों के दुष्प्रभावों की चर्चा करते हैं तो ये कहते हैं कि रेलगाड़ियों से महामारी फैली है। यानी संक्रामक बीमारियों के फैलने के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि देश भर में और दुनिया भर में तेज गति से चलने वाले वाहन आ गए हैं, जिससे लोगों का आवागमन बढ़ा है। तो 1909 में जब हिंद स्वराज गांधी जी लिख रहे थे तो उसमें भी वह महामारी का उल्लेख करते हैं। और सत्य के प्रयोग जो उनकी आत्मकथा है, उस आत्मकथा में तो उन्होंने 2 छोटे छोटे अध्याय इन महामारियों पर केंद्रित करके रखे हैं और जिसमें उन्होंने बताया है
कि किस तरह से आसपास रहने वाले लोगों में 23 लोग इन्फ्लुएंजा वायरस से संक्रमित हो गए थे और जिनके लिए गांधी और उनकी मंडली ने सेवा शुश्रूषा का काम शुरू किया था। दिलचस्प विवरण करते हुए गांधी बताते हैं कि उसमें से 20 लोगों को आधुनिक चिकित्सा पद्धति से और 3 लोगों को देसी चिकित्सा पद्धति से उनका इलाज उपचार किया जा रहा था। और इस उपचार के क्रम में आधुनिक चिकित्सा पद्धति से जिनका उपचार किया गया 20 लोगों का, वह 20 के 20 लोग इस महामारी में मारे गए, जबकि जिनका देसी उपचार कर रहे थे गांधी जी, उसमें से एक की मृत्यु हुई और 2 लोग बच गए थे। और उसमें उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि जब यह महामारी आई तो इस महामारी से बचने के लिए तत्कालीन अंग्रेजी जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उस सरकार ने पैसा पानी की तरह बहाया लोगों के बचाव के लिए। और जब इस महामारी का प्रकोप खत्म हुआ तो उसने इस महामारी को रोकने के लिए जो पुरानी सभी चीजें थीं, उन सभी चीजों की होली कर दी, उन सब में आग लगा दी और इस तरह से दसियों हजार पाउंड का नुकसान करके भी अंग्रेजी सरकार ने महामारी से बचने के प्रयास किए। सत्य के प्रयोग में उन्होंने इस बीमारी का बहुत विस्तार से विवरण दिया हुआ है। उसी तरह से 1918-19 में भारत में स्पेनिश फ्लू इन्फ्लुएंजा का प्रकोप हुआ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हिंदी गद्य में कई तरह के प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने 2 उपन्यास लिखे, एक तो कुल्ली भाट और दूसरा अलका। और इन दोनों ही उपन्यासों में उन्होंने 1918-19 में स्पेनिश फ्लू के फैलने का कारुणिक वर्णन किया है। उन्होंने परिवार के लोगों के एक एक कर मरने, गंगा नदी में बहती लाशों का जिक्र इस तरह से किया है कि पढ़ करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कुल्ली भाट में जो उनका आत्मकथात्मक किस्म का उपन्यास माना जाता है, उसमें इस बात का विवरण दिया है कि उनकी पत्नी का निधन भी इसी फ्लू के कारण हुआ था। उनका जो दूसरा उपन्यास है अलका, उसमें वह इस बात का उल्लेख करते हैं कि विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद भारत में एक महाव्याधि फैली हुई है और उसमें वह यह बात कहते हैं कि भारत में लोग अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं क्योंकि घर वालों की बीमारी का हाल उनको मिल रहा है। और इस समय ऐसा हो रहा है कि युद्ध प्रांत माने वर्तमान समय का उत्तर प्रदेश, जिसमें गंगा, यमुना, सरयू, बेतवा, बड़ी बड़ी नदियों में लाशों के मारे जल का प्रवाह रुक गया है। गंगा के दोनों ओर 2-2, 3-3 कोस दूर तक जो मरघट हैं, उनमें एक एक दिन में 2-2 हजार तक लाशें पहुंचती हैं। यह बात उन्होंने लिखा है कि लाश इतनी अधिक हैं और नदी के दोनों किनारे शवों से इस तरह से फंसे हुए हैं कि जल जंतु, कुत्ते, गीद, सियार लाश को छूते तक नहीं है। इसके बाद फणीश्वरनाथ रेणु ने अपने उपन्यास मैला आंचल में भी मलेरिया और कालाजार का उल्लेख किया है। वह तो अपने इस उपन्यास के शुरू में ही जब मेरीगंज का, जहाँ का यह विवरण है, उसमें मार्टिन का और उसकी पत्नी मेरी का जिक्र करते हैं, जिसकी मृत्यु मलेरिया से होती है। लेकिन इस उपन्यास में जो प्रमुख पात्र है डॉक्टर प्रशांत, वह डॉक्टर प्रशांत जब मलेरिया और कालाजार के बीमारियों के तह में जाता है तो अपने अनुसंधान के क्रम में वह एक दूसरी व्याधि खोजता है और यह व्याधि बहुत ध्यान देने की चीज है, जो महामारियों की तरह ही अधिक जानलेवा और अमानवीय है। वह कहता है कि गरीबी और जहालत इस रोग के 2 कीटाणु हैं, एनोफिलीज से भी ज्यादा खतरनाक सैंड फ्लाई, जो काला आजार का मच्छर है, उससे ज्यादा जहरीले हैं यहाँ के मच्छर। मैला आंचल के अलावा फणीश्वरनाथ रेणु ने पहलवान की ढोलक नामक कहानी में मलेरिया और हैजे का जिक्र किया गया है और उसमें एक पहलवान होता है जो गांव में हैजे का प्रकोप बढ़ने के बाद लोगों को ढाढ़स बंधाने के लिए रात रात भर बैठ करके ढोलक बजाता रहता है और इस तरह से वह लोगों में जीवन की जिजीविषा का संचार करता है। दुर्भाग्य से हैजे के प्रकोप से उसके दोनों बेटों की भी मौत हो जाती है और एक दिन रात को उसकी भी मौत हो जाती है। जब सुबह लोग देखते हैं तो पाते हैं कि पहलवान की ढोलक को सियारों ने फाड़ डाला है और उसकी जान को भी बीच से काट खाया है।
फणीश्वरनाथ रेणु हैजे के इस तरह से महामारी के रूप में फैलने का उल्लेख करते हैं कि लोग एक दूसरे को जंगली जीवों से भी बचाने के लिए नहीं आ पाते, लोग अपने अपने ही कष्ट में पड़े हुए हैं। हिंदी में कमलाकांत त्रिपाठी ने अपने 3 उपन्यास पाहीघर, सरयू से गंगा और तरंग, इन तीनों में उन्होंने महामारी को अपने कहानी का एक हिस्सा बनाया है। पाहीघर और सरयू से गंगा में हैजे से गांव के गांव नष्ट हो जाने की बात आई है और तरंग में 1896 में फैले प्लेग का जिक्र है। पाहीघर उपन्यास जो 1857 की क्रांति पर आधारित है, उस उपन्यास में उन्होंने एक जो प्रमुख पात्र है शंकर के पिता गुरुदत्त के मृत्यु का वर्णन किया है कि गुरुदत्त एक दिन भीलमपुर जो पड़ोस का गांव होता है, उस पड़ोस के गांव से लौटते हैं और उन्हें रास्ते में ही हैजा पकड़ लेता है। किसी किसी तरह से वह अपने घर तक पहुंचते हैं और वहां उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद यह होता है कि बसौली गांव की तरफ हैजा का प्रकोप बढ़ जाता है, 2 लोग उस गांव के मारे जाते हैं, लेकिन बसौली गांव में जब वो आगे बढ़ता है तो उसमें आधा गांव नष्ट हो जाता है। और पाहीघर में कमलाकांत त्रिपाठी इसका उल्लेख करते हैं कि जब तक आषाढ़ का महीना नहीं आ जाता, बारिश की बूंदें नहीं पड़ने लगती, तब तक रोज 1-1, 2-2 मौत की खबरें आती रही। कोई घर नहीं बचा जहां से हैजे ने कोई जान न ली हो। इसके अलावा राही मासूम रजा ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास आधा गांव, उसमें उन्होंने गंगौली में फैले चेचक नाम की महामारी का जिक्र किया है। उस उपन्यास के शुरू में ही उन्होंने फुन्नन मियां, उसमें बहुत प्रसिद्ध चरित्र हैं, उनके पुत्र मुमताज को हो जाने वाली व्याधि चेचक का जिक्र किया है। और जब मुमताज को देखने के लिए मासूम बाहर से आता है तो देखता है कि वह एक विशेष निरीक्षण घर में रखा गया है, जहां फुन्नन मियां लगातार नीम की पत्तियों से उसके ऊपर हवा करते रहते हैं। घर में माता के प्रकोप की वजह से सादा जीवन और सादगी पूर्ण व्यवहार करने की बातें चल रही हैं। इस तरह से मैं देखता हूं कि हिंदी साहित्य में और भी बहुत सारे ऐसे उल्लेख हैं छोटे छोटे, जिसमें रांगे राघव की कहानी है और जो पश्चिम बंगाल और बिहार में फैले हुए अकाल है, उन सब के बारे में भी बातें हैं। लेकिन महामारी को केंद्रित करते हुए मैं देखता हूं कि इस तरह से बहुत सारे उपन्यासों और हिंदी साहित्य में इसको दर्ज किया गया है। लेकिन क्या इधर कोई कहानी आई है, गद्य में कुछ लिखा गया है इस पेंडेमिक के बारे में? कविताएं तो बहुत आ गई हैं और कविताओं को प्रचारित करने के लिए तमाम ऐसे ई प्लेटफॉर्म भी आ गए हैं। लेकिन आप जानते हैं कि कोरोना काल में बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं का भी प्रकाशन रुका पड़ा है। दूसरी ये भी कि गद्य की ऐसी विधाओं के पकने और उसको रचना का अंग बनने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन इधर बीच में मैंने उदय प्रकाश की एक कहानी जरूर देखी है जो उन्होंने कोरोना काल पर रखी है। उदय प्रकाश की कहानी का नाम है अंतिम नींबू। यह कहानी वर्तमान कोरोना काल है, इसमें राजनीति, फिल्म, समाज, हम लोगों की आपसी जो जिंदगी चल रही है वो, उसकी जिजीविषा, इन सभी चीजों पर केंद्रित करके आई हुई है। एक नए ही तरह के रूप रंग की कहानी है। आमतौर पे हम उदय प्रकाश को एक बड़ी और दूसरे तरह के शिल्प वाली कहानीकार के रूप में जानते हैं, लेकिन यह जो कहानी अंतिम नींबू आई है, यह अंतिम नींबू कहानी एकदम नए तरह के रूप रंग में है, जिसमें बहुत सारे जो लोक की विधाएं हैं और फिल्मों की गानों की विधाएं हैं, इन सबको उसमें शामिल कर लिया गया है और उसको हमारे वर्तमान राजनीति को और कथा कला जगत को इसमें शामिल करने की बात आई है। दूसरा, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग जरूर इस पैंडेमिक काल में, इस महामारी के समय में नए तरीके से सोच रहे होंगे और देख रहे होंगे कि किस तरह से इसे साहित्य का हिस्सा बनाया जा सकता है, कथा कहानी का हिस्सा बनाया जा सकता है। ये कहा जा रहा है कि ये जो महामारी है, ये जो आने वाला समय है उसमें हमारी दुनिया को बदल कर रख देगा। वास्तव में उसमें इस तरह के बदलाव आपको लगता है होगा? ये तो आएगा। मैं समझता हूँ कि जब भी कोई बड़ी महामारी आई है तो उस बड़ी महामारी ने पुरानी जिंदगी को खत्म करके एक नई जिंदगी के शुरुआत की
कहानी लिखी है। मैंने जिन उपन्यासों और कहानियों का उल्लेख किया था, उसमें आप ये चीज देख सकते हैं कि जब महामारियां आती हैं और उस महामारियों के बाद एक नए तरीके का जीवन शुरू होता है। इस महामारी के आने के बाद और जब तक हम इससे बचाव के लिए कोई कारगर उपाय या कारगर उपचार नहीं खोज लेते हैं, तब तक मैं ये समझता हूँ कि इस महामारी से बहुत सारी चीजें बदलेंगी। आने वाले दिनों में ज्यों-ज्यों ये हम लोग इस पैंडेमिक से, इस महामारी से धरना बंद कर देंगे, तो हो सकता है कि जीवन फिर से उसी धर्रे पर निकल आए। लेकिन तब भी लोगों की स्मृति में यह महामारी रहेगी और जब जब यह इसमें आएगी, तब तक हम लोग इससे बचने के लिए तमाम तरह के उपाय करना शुरू करेंगे। भारतीय संदर्भ में अगर देखें तो एक बड़ी अलग चीज हुई जो शायद विश्व के किसी भी कोने में नहीं हुई। जो हमारे मजदूर थे, जो हमारे कामगार थे, उनका एक बड़ी तादाद में पलायन हुआ। ये एक बड़ी अलग सी चीज थी। हालांकि ये एक राजनीतिक प्रश्न ज्यादा है, लेकिन फिर भी एक मानवीय त्रासदी के रूप में आप इसे किस तरह से देखते हैं? इस तरह से समाचार और खबरें हम लोगों को दिखाई जा रही थी, वह एकदम दिल दहला देने वाली थी कि लोग अपने अपने घरों की तरफ लौटना चाह रहे हैं। यह महामारी हमें यह भी सबक दे करके जाएगी कि लोगों को अपने घर की तरफ लौटना पड़ेगा। मैं जब घर कह रहा होता हूँ तो इसका बड़ा आयाम लेकर के कहना चाहता हूँ। यह एक तरह से है कि हमें अपनी पुरानी जड़ों की तरफ भी लौटना पड़ेगा। यानी कि जो ये महामारी है, यह महामारी बताती है कि विकास के जिस मोड़ पर हम पहुंच गए हैं, वह मोड़ हमारे लिए कब जानलेवा हो जाएगा, कब हमारे लिए अप्रासंगिक हो जाएगा और कब हमारा साथ छोड़ देगा, यह नहीं कहा जा सकता। जो लोग अपने रोजी रोटी की तलाश में, अपने बेहतर जीवन शैली की तलाश में शहर की तरफ जा रहे थे, महानगरों की तरफ जा रहे थे, वही लोग अपने जीवन की तलाश में वापस अपने गांव लौट रहे हैं। तो यह इस महामारी का एक सबक भी हो सकता है कि हमें वर्तमान समय में कहाँ हम आ गए हैं, इसे थोड़ा रुक करके सोचने और समझने का समय है और वापस अपने पुराने समय में लौटने का समय है। करीब 2 महीने से ज्यादा समय हो गया है, सब लॉकडाउन में है। निश्चित रूप से आप भी घर के भीतर ही रहे होंगे। किस तरह से आपकी जीवनचर्या थी, किस तरह से ये समय कट रहा था आपका? ये एक दिलचस्प सवाल है कि मैंने क्या किया। मैंने तो बहुत सारी ऐसी पुस्तकें जो पढ़ने से मुझसे रह जा रही थी, उनका उपयोग मैंने इस अवधि में किया। मैंने लगातार उपन्यास और कहानियां और जो कथितर गद्य विधाओं की रचनाएं थी, उन रचनाओं को पढ़ने में अपना समय व्यतीत किया। दूसरे, मैंने अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल करके समय बिताया खूब। मैंने इस बीच में याद किया कि हम लोग अपने बचपन के दिनों में कौन कौन से खेल खेला करते थे, तो उन खेलों को मैंने पुनर्जीवित किया अपने बच्चों के साथ। हमने बाघ बकरी, 16 गोटियां, इट्टी बिट्टी, आइस पाइस, एक भम करके खेल खेलते थे, एक ताक दुरुस्त करके खेल खेलते थे। वह खेल हमने अपने बच्चों के साथ खेला और उन अपने पुराने दिनों को याद किया। सोशल मीडिया पर भी थोड़ी सक्रियता बनी रही। कुछ एक वेबिनार वगैरह भी हमने ज्वाइन किए और 2-3 जगहों से ऑनलाइन व्याख्यान का आमंत्रण भी था, तो उन जगहों पर किया। और एक आलेख भी मैंने तैयार किया जो एक राष्ट्रीय सहारा अखबार में एक दिन छपा भी। 2-3 अन्य शोध लेख भी मैंने इस अवधि में लिखे। अंत में क्या कहना चाहेंगे कि इस संकट के समय में किस तरह का हमारा व्यवहार और आचार विचार होने चाहिए? सभी लोगों की अपनी अपनी न्यूनतम आवश्यकताएं रहती ही हैं और इसकी वजह से उन्हें कई बार घर से बाहर जाना ही पड़ता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि लोग तमाम सावधानियां बरतें। घर से बाहर निकलना जब बहुत जरूरी हो तभी जाएं। अधिक से अधिक समय अपनी इम्यूनिटी डेवलपमेंट के लिए, अपनी आंतरिक क्षमता को मजबूत करने में व्यतीत करें। योग प्राणायाम आदि करें और स्वस्थ रहें। डॉक्टर रमाकांत राय, आप आकाशवाणी से जुड़े और आपने अपने विचार साझा किए। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप डॉक्टर रमाकांत रॉय से की गई बातचीत सुन रहे थे। हिंदी गद्य में महामारियां और कोरोना काल में हिंदी गद्य। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब दीपेंद्र सिवाच को ये कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।